नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनाव मंच की इस शाम को। और बिना कोई समय गवाए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। योगी जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनाव मंच में। नमस्ते। आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और रोज तरह तरह के मैसेज आते हैं। तो अभी एक मैसेज आया है, पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी और गुंडों के लिए योगी। और लोग बड़े क्रिएटिव हैं। एक मैसेज भेजा, मोदी चाय पिलाते हैं और गोरखपुर वाले बाबा सीधे काढ़ा पिलाते हैं। तो क्यों इतना खौफ है योगी आदित्यनाथ का? मैं सबसे पहले तो आपका और आपके इस पूरे परिवार का प्रदेश की राजधानी में स्वागत करता हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि आप स्वयं उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के दृश्य से जनता का मूड देखने के लिए स्वयं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं। जो मैसेज हैं ये उत्तर प्रदेश की आवाज है और ये 2022 का जनादेश भी है। मैं इसे इसलिए कहता हूं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की एक सामान्य छवि देश और दुनिया में क्या थी, उसने पहचान का एक संकट दिया था। और मैंने तभी, आपको याद होगा, जब संसद में मैं अपना इस्तीफा सौंपने के लिए गया था और मुझे माननीय स्पीकर महोदया ने अवसर दिया था, तब भी मैंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश की छवि को बदलने के लिए जा रहे हैं। और उस छवि को बदलने का सबसे अच्छा माध्यम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक सुरक्षा का वातावरण हम दें, आम जन के मन में एक विश्वास पैदा करें। और मुझे प्रसन्नता है कि जब 4.5 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का पूरा हुआ है तो हम लोग काफी हद तक इसमें सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश 4.5 वर्ष के अंदर एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं और सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश। ये मैं केवल अपने आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं, बल्कि एनसीआरबी के ही आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो देश के अंदर 36 राज्यों में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। लेकिन सांप्रदायिक दंगों में सबसे नीचे है उत्तर प्रदेश, यानी 36वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महिलाओं के प्रति अपराध में 28वें नंबर पर है। और भी अन्य घटनाओं को लेकर के एक सामान्य जनजीवन को ठप करने के लिए जो उपद्रव होते हैं, अराजकता फैलाई जाती है, उन सब में भी उत्तर प्रदेश सबसे पीछे पायदान पर है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की एक नई छवि के रूप में, नए भारत का एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में आज हम इसको आगे बढ़ाने में काफी हद तक सफल हुए हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आम जनमानस की उन्हीं भावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के, न जाति का, न मत का, न मजहब का, न क्षेत्र का, न भाषा का, कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर और हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश के अंदर
आज के दिन पर देने में हम काफी हद तक सफल हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के माध्यम से आवाज उठ रही है तो मुझे लगता है कि अब गुंडागिर्दी करने, अराजकता फैलाने की छूट किसी को भी नहीं है और कोई भी व्यक्ति आज कानून का सम्मान करना सीखेगा, इसमें कोई संदेह किसी को तो भी योगी नहीं जी, होना चाहिए। कानून का सम्मान लोग इसलिए करते हैं कि आपकी पॉलिसी है ठोक दो। देखिए, हमारी पॉलिसी किसी निर्दोष को ठोकने के लिए नहीं, बल्कि अगर कहीं पर कोई व्यक्ति पुलिस पे गोली चला रहा है, सरेआम बाजार में किसी मार्केट में जाकर के अराजकता फैला रहा है, तो पुलिस को गोली खाने के लिए नहीं बल्कि उसका जवाब देने के लिए पूरी स्वतंत्रता हम लोगों ने दी है। लेकिन कानून सब पे बराबर लागू होगा। पुलिस को भी इसका दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं, लेकिन किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को भी अराजकता पैदा करके किसी सार्वजनिक संपत्ति पर, किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर नाजायज तरीके से काबिज होने या कब्जा करने का भी किसी कोई अधिकार नहीं देता है, और अगर करेगा तो फिर उसका भुगतेगा भी। देखिए, बदलाव तो हम ये देखते हैं कि अपराधी गले में तख्ती डालकर पुलिस के पास जाते हैं, हमें अरेस्ट कर लो। हाँ, यही तो नया उत्तर प्रदेश है। पहले देखिए, एक बात हमें देखनी होगी, 2017 के पहले एक सामान्य जनमानस के मन में भय था। बहन और बेटियां असुरक्षित महसूस करती थीं। प्रदेश के अंदर भय और दहशत के माहौल में पर्व और त्योहार मनाने के लिए हम सबको मजबूर होना पड़ता था। लेकिन आज 2017 में लोक कल्याण संकल्प पत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता के सामने जो वायदे किए थे उनको ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने 4.5 वर्ष के अंदर हर एक व्यक्ति के मन में सुरक्षा का एक भाव जो जागृत किया है वह महत्वपूर्ण है। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति, मुझे लगता है कि वह अपराधी या पेशेवर माफिया जिसने अपराध करना एक पेशा बना लिया था, उसके मन में एक भय है, और भय इस बात का कि वह कानून के साथ अब खिलवाड़ नहीं कर पाएगा और कानून की ध्वजियां नहीं उड़ा पाएगा। अगर उड़ाने का तो साहस करेगा तो उसका भुक्तभोगी भी उसे बनना पड़ेगा। और यह भय अगर कहीं से कोई ऐसी घटना सामने आती है तो हम लोगों ने देखा है बहुत बार, और स्वयं अपने गले में तख्ती लटका करके थाने में जाता है और कहता है कि साहब गलती हुई है और मैं आगे से इस प्रकार का अपराध नहीं करूंगा, मुझे इस अपराध के लिए जो सजा देनी है दे दीजिए, आगे से सब्जी बेचूंगा, ठेला लगाऊंगा, लेकिन अपराध नहीं करूंगा। और यह परिवर्तन उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है कि भटके हुए व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना यह होना भी चाहिए, लेकिन अपराध करके अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। क्योंकि जी ये इसलिए भी हुआ है कि 150 से ज्यादा लोग एनकाउंटर में मारे गए, 2800 से ज्यादा लोगों के पैर में गोली लगी, तो डर तो होगा। देखिए, अगर आप किसी को गोली मारेंगे तो गोली होती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई गोली अपराधी चलाएं और उससे कोई सामान्य नागरिक और व्यापारी तो मारा जाए, लेकिन अगर या पुलिस का कोई कर्मी शहीद हो जाए, लेकिन अगर वही गोली पुलिस की तरफ से भी चलेगी तो गोली तो अपराधी पर भी वही असर करेगी जो एक पुलिस वाले पे करेगी। तो स्वाभाविक रूप से यह भय कानून का होना चाहिए, लेकिन ये कानून का भय सबके अंदर समान रूप से होना चाहिए। सम्मान का भाव कानून के प्रति सबका होना चाहिए। क्योंकि क्या हम उत्तर प्रदेश की जनता से कह सकते हैं कि जो हमारी माताएं बहनें हैं अब वो बेखौफ होकर अपने घरों से निकल सकती हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर निकल रही है, हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जो सबसे ज्यादा
त्रस्त क्षेत्र था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था, या प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो इसके लिए बदनाम थे, जहां से पलायन हो रहा था। आज वो स्थिति नहीं है। आज तो आप देखते होंगे कि सामान्य दिनों में तो हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता ही है, वो प्रदेश की बहन बेटियां हों या फिर सामान्य नागरिक या व्यापारी। और सामान्य स्थिति में भी आप देखते होंगे दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है, त्रस्त है, और उत्तर प्रदेश के अंदर सारे कार्य अपने रूटीन उसमें प्रारंभ हो चुके हैं। यानी अब अपराधियों से तो नहीं, अब लोग कोरोना से भी भयभीत होना बंद कर दिए हैं। ये बदले हुए उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर। लेकिन एक हमारी बहन जी है, वो दिल्ली से आती हैं कभी कभी, प्रियंका गांधी, वो एनसीआरबी के आंकड़े दिखाकर बताती हैं कि हत्या अपराध सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं देश में। तो देखिए, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि लोग उत्तर प्रदेश बार बार आएं और लंबे समय तक आएं, क्योंकि इनके आने से हम लोगों को एक नई ताकत मिल जाती है। और अच्छा है उन्होंने इन आंकड़ों को सही मायने में देखने का प्रयास किया होता है और जानने का प्रयास किया होता है, तो वह इन आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करने की बजाय उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल और उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या घनत्व को भी ध्यान में रख करके फिर टिप्पणी करते। खैर, इन लोगों की आदत है उत्तर प्रदेश को बदनाम करना। देश के अंदर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को बदनाम करेंगे, और भारत से बाहर जाएंगे तो भारत को बदनाम करेंगे। और यही कारण है कि आज कांग्रेस जिस स्थिति में पहुंची है, इन लोगों के इसी चरित्र के नाते कांग्रेस की दुर्गति हुई है। खैर, आगे उनके कृत्य कांग्रेस को कहां लेके जाते हैं देश भी देख रहा है, और हम सब भी उसको बहुत नजदीक से देख रहे हैं। कांग्रेस तो आप देख ही रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज अमित शाह से मिले हैं। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब के अंदर कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में हैं, और उन्होंने पंजाब जैसे राज्य में कांग्रेस को पुनर्जीवित किया है। जिस तरीके से कांग्रेस ने जिस प्रकार का व्यवहार उनके साथ किया है, मुझे लगता है कि कोई सभ्य समाज इस प्रकार की हरकतों को स्वीकार नहीं कर सकता। और कांग्रेस की ये हरकतें अभी क्या क्या गुल खिलाएंगे उसको देखते रहिए। आज तो इस बात की बहुत चर्चा चल रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को शायद बीजेपी ने ही कांग्रेस में भेजा था ये सब करवाने के लिए। कांग्रेस में इस प्रकार के बहुत सारे पात्र हैं, और कांग्रेस का नेतृत्व तो उससे भी बड़ा बुद्धिमान है। भगवान करें इनके अंदर ये बुद्धि लंबे समय तक रहे और देश इन लोगों के षड्यंत्रों से बचता रहे। जनता में से भी कुछ लोग हैं जिन्होंने सवाल भेजे हैं। वैष्णवी अग्रवाल का सवाल है। वैष्णवी अग्रवाल कहां हैं आप? जी, माइक्रोफोन वैष्णवी जी को दीजिए। हाँ, वैष्णवी अग्रवाल का सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। हेलो सर। सर, आपने जैसे कई शहरों के नाम बदले हैं, तो नाम बदलने के पीछे आपकी क्या सोच है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसकी वजह से आपको लोग मुस्लिम विरोधी भी समझते हैं, और साथ ही साथ जो कागजी कार्रवाई होती है, पैसे लगते हैं, तो इससे क्या फायदा? आपकी सोच क्या है मतलब शहरों के नाम बदलने के पीछे? देखिए, हम लोगों ने जो नामकरण किए हैं ये उन शहरों के सही पहचान दिए हैं जो उसका पौराणिक पहचान थी। आप अयोध्या को किस रूप में जानेंगे? अयोध्या के रूप में या फैजाबाद के रूप में? तो उस जनपद का नाम अयोध्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
तो उस जनपद का नाम, उस कमिश्नरी का नाम और उससे जुड़े हुए उन सभी स्थलों को हम लोगों ने अयोध्या के साथ जोड़ा है, क्योंकि देश और दुनिया उस रूप में उस शहर को जानती है। हमारी पहचान क्या है? आपके माता पिता ने आपका नाम वैष्णवी ही क्यों रखा? कुछ और भी तो रख सकते थे। अपनी विरासत को ध्यान में रख करके। वैसे ही प्रयागराज का भी था। इलाहाबाद ये बहुत बात का नाम है, लेकिन अगर आप रामायण को आप देखेंगे, रामायण में भी उल्लेख है प्रयाग का। और हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि प्रयागराज हम सब की पहचान थी, भारत की पहचान थी, भारत के सनातन मूल्यों की पहचान थी। भुला दिया गया। और जब तक इलाहाबाद में कुंभ होता था तो लोग कोई नहीं पूछता था, लोग कहते थे भगदड़ है, अराजकता है, गंदगी है। हमने प्रयागराज नाम रख करके कुंभ किया, आपने देखा होगा पूरी दुनिया टूट पड़ी, उसमें पूरी दुनिया आ पड़ी। अपने पूर्वजों पर, अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। हां, हम किसी पर अपनी बात को थोप नहीं रहे। हर व्यक्ति को अपनी उपासना विधि को अपनाने, उसके अनुसार आचरण करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर किसी ने किसी कालखंड में हमारे पौराणिक या ऐतिहासिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ करके उनका नामकरण अपने अनुसार किया है, तो हमारा भी दायित्व है कि हम भी उसको अब बदलें। इतिहास का चक्र है, अगर उस समय ऐसा घुमा था तो हम उसको सही करें। तो इतिहास के उस चक्र को सही घुमाने का एक प्रयास है और सही परिप्रेक्ष्य में वर्तमान पीढ़ी को अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपराओं पर गौरव की अनुभूति के साथ जोड़ने का एक प्रयास है। अपने पूर्वजों पर गौरव की अनुभूति कराने का एक क्षण है, एक अवसर है। और इसीलिए हम लोगों ने इन सभी को उसी रूप में बदलने का एक प्रयास किया है। क्योंकि जी उससे तो शायद ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब आपने पिताजी को अब्बा जान कहा तो बड़ी तकलीफ हुई, चुभ गई बात। देखिए, उसमें चुभने वाली बात है ही नहीं। वो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि अब्बा जान और पिताश्री एक ही होता है। मैं केवल जनता के सामने वह तस्वीर रखना चाहता था कि जो लोग मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इनका ये चेहरा भी तो देखो कि देखिए, मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन अब्बा जान से उन्हें परहेज है। इनका ये चरित्र तो देखो, ये लोग आपको इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन आपके साथ आपके सुख दुख में सहभागी नहीं बनना चाहते, आपके संस्कारों के साथ नहीं जुड़ना चाहते। ये छलावा है। और इनके इस चरित्र से अगर आप सही परिप्रेक्ष्य में आप इनसे सावधान हो जाएंगे तो अपनी आने वाली पीढ़ी को सही राह दिखा पाएंगे। और आपने देखा होगा, हमने किसी का नाम लेके नहीं कहा, लेकिन जो लोग ये काम कर रहे थे वे सब के सब एक उतावल, एक मैं देख रहा था उनके अंदर एक नया जो है गुस्सा उनका देखने को मिल रहा था कि कैसे अब्बाजान शब्द से उनको परहेज हो रहा था। लेकिन वह सच्चाई भी है, ये राजनीति की वो सच्चाई है जिसमें राजनेता अपने दोहरे चरित्र के साथ जीता है। कुछ बोलता है, करता कुछ और है। और अब्बाजान शब्द को मैं इसीलिए इस्तेमाल किया था कि जनता देखे इनके इस चरित्र को कि ये लोग कैसा जीवन जीते हैं, लेकिन इनका आचरण क्या है। आज ओवैसी जी ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को तो ये सारी पार्टियां जिसमें उन्होंने बीएसपी का नाम लिया, समाजवादी पार्टी का नाम लिया, बैंड बाजी की तरह इस्तेमाल करती हैं। बैंड बाजा बजाते हैं, दूल्हा अंदर चला जाता है, ये बाहर रह जाते हैं वोट लेने के बाद। देखिए, ओबीसी भी तो यहां पे कोई किसी का हित करने के तो नहीं आ रहे हैं, वे भी मुझे लगता है सौदेबाजी करने आ रहे होंगे। लेकिन तो वो आपका हित करने आ रहे हैं यहां। नहीं, हमारा हित करने ना, अपना हित कर लेंगे तो हमें वो अपना हित करने के लिए आ रहे होंगे। लेकिन इतना सच है कि अगर उन्होंने ये कहा है कि बैंड बाजे की तरह कि दूल्हा अंदर जाता है, बाकी सब बाहर ही रह जाते हैं, तो उसमें कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। और कितनी सच्चाई है, यह आत्मावलोकन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि
आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं जो ये कह सके कि हमें प्रदेश की जनता ने अवसर नहीं दिया। सबको अवसर दिया और हर व्यक्ति को अपना लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करना ही चाहिए। ये चुनाव इस मायने से बहुत इंपॉर्टेंट है योगी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीएसपी को, समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को, तीनों को 5-5 साल दिए और जनता आप कंपेयर कर सकती है काम को। लेकिन एक गाना आजकल बहुत वायरल हो रहा है, योगी राज में नहीं चलेगी बातें तालिबानी। गाना बड़ा अच्छा है, सुरीला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तालिबान कहां से आया? देखिए, आपने देखा होगा काबुल में जिस दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, वहां के राष्ट्रपति को देश छोड़ करके भागना पड़ा था और उसके बाद के जो घटनाक्रम घटित हुए हैं, बहुत सारे बयानवीरों ने तालिबान को बधाई देनी प्रारंभ कर दी थी। अलग बात है कि जब हम लोगों ने इसका संज्ञान लेकर के इस मामले में सख्ती की तो ये लोग बाद में पलटते हुए दिखाई दिए। देखिए, तालिबान का समर्थन, तालिबान एक बर्बर और अराजक व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। उसका मानवीय मूल्यों से कोई संबंध नहीं। दूसरा, महिलाओं के साथ जिस प्रकार का अत्याचार वहां पर हो रहा है, जिस प्रकार की अराजकता ढाई जा रही है बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, कोई सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। और तालिबानीकरण का कतई समर्थन नहीं होना चाहिए। कोई सभ्य समाज इस प्रकार की स्थिति को योगी जी, मैंने समाजवादी पार्टी के एक एमपी का बयान देखा और मौलाना अरशद मद्दी का बयान देखा। उन्होंने कहा कि अब तालिबान बदल गया है, अब तालिबान वाले दहशतगर्द नहीं रहे, वो तो सरकार में आ गए। हाँ, तो ये रूपताज भी लोग देख रहे हैं ना। मुझे लगता है कि ये लोग थोड़ा काबुल में जाकर के उसका परीक्षण वहां करें ना, भारत के अंदर रहकर के नहीं। महिलाओं के साथ जिस प्रकार के अत्याचार वहां पर हो रहे हैं, बच्चों के साथ हो रहे हैं, अन्य लोगों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता वहां ढाई जा रही है, क्या ये किसी से छुपा हुआ है? किसी से छुपा हुआ नहीं। और ये तो सच है कि कोई व्यक्ति पाप करेगा तो उसका पाप ही उसका अंत का कारण भी बनता है। ये वहां पर पहले महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, वहां के सभ्य समाज के साथ पहले बर्बरता ढाएंगे, बाद में ही आपस में ही लड़ भिड़ करके, अगर विश्व मानवता अभी भी मौन बनी रहेगी तो आपस में ही लड़ भिड़ करके मर भी जाएंगे। लेकिन इन सबको देख करके तमाशबीन बन करके उसका समर्थन करना ये जघन्य अपराध है, इसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। लेकिन क्या अब योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को डर के रहना पड़ेगा? यहां डर के रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार उनके साथ खड़ी है, उन्हें हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार है। 4.5 वर्ष के अंदर कोई भी मत, मजहब या संप्रदाय का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उनके पर्व और त्योहारों में सरकार ने कोई विघ्न बाधा पैदा की हो। शांतिपूर्ण तरीके से कानून के दायरे में रह करके कोई व्यक्ति अपना पर्व और त्योहार मनाता, कोई समुदाय अपना पर्व और त्योहार मनाता है, सरकार उसमें हर प्रकार का सहयोग करती है। सरकार के सहयोग, आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम आबादी 17 से 19% है और उत्तर प्रदेश के अंदर योजनाओं का लाभ, यानी केंद्र से, सरकार से और राज्य सरकार के साथ के माध्यम से जो योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, उन कल्याणकारी योजनाओं में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय को 17 से 19% आबादी को 33 से लेकर 35% योजनाओं का लाभ मिलता है। यानी जितनी आबादी है उससे दुगनी उन्हें लाभ दिया जा रहा है। हम लोगों ने कभी इसमें भेदभाव नहीं किया। वह प्रदेश का नागरिक है, उस पर उसका अधिकार है, उसको इन योजनाओं का लाभ मिलना ही चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में पूरे देश के सामने इस बात को कहा था कि व्यक्ति का चेहरा देख करके नहीं,
उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा देख करके योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। योजनाओं का आधार गांव होगा, गरीब होगा, किसान होगा, नौजवान होगा, महिलाएं होंगी, समाज का प्रत्येक तबका होगा। लाभ, योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को, जाति को, मत या मजहब को केंद्र बना करके योजनाएं नहीं चलाएंगे, सबके लिए चलाएंगे। और फिर जिस रूप में जो वंचित है, आखिर ये 35% आबादी आजादी के बाद वोट बैंक बनकर के क्यों रह गई? आज जो 35% लाभ प्राप्त कर रही है, यानी 17 से 19% आबादी इतनी बड़ी संख्या में लाभ पाई, इसका मतलब वे वंचित रहे हैं, उनको योजनाओं का लाभ सही ढंग से नहीं पहुंचाया गया। उन लोगों तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने में भ्रष्ट तंत्र तो विफल था, या फिर शासन तंत्र अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए लड़ाने भिड़ाने में ज्यादा रुचि लेता था। और आज जब योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है, कोई नहीं कह सकता। वर्तमान में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था हो रही है, और कोई ये नहीं कह सकता कि चेहरा देख करके राशन दिया जा रहा है। कोई नहीं कह सकता। मकान प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 42 लाख लोगों को दिया है। कोई नहीं कह सकता कि किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब देख करके। आज ही हम लोग उद्यमता विकास से जुड़े हुए प्रदेश की 75,000 बहनों के एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ किए हैं। हम लोगों ने उन्हें प्रशिक्षण का एक किट उपलब्ध भी कराया है। अगले 3 महीनों के अंदर इन सभी 75,000 बहनों को बैंक की सेवाओं के साथ जोड़ना है। उसमें किसी का चेहरा, किसी की जाति, मत, मजहब देख के नहीं, जो प्रदेश का नागरिक होगा उसको योजनाओं का लाभ मिलेगा। और उन योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ने का प्रयास हो रहा है। प्रदेश के अंदर नौकरी हो, रोजगार हो, या फिर किसी भी प्रकार की योजनाओं के साथ, कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने में कोई भेद किसी के साथ नहीं। लेकिन हां, कानून के दायरे में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करने और सरकार का प्रयास होता है कि जो अब तक वंचित रहा है, जिस तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है, वहां तक पहुंचाने के लिए कुछ विशेष प्रयास हो सकते हैं, तो हम उस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। योगी जी, आपने मोदी जी का जिक्र किया, सबका साथ सबका विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाओं का। असदुद्दीन ओवैसी ने ये लिखा है कि 16,207 लाख रुपए केंद्र से आए आपके पास में, लेकिन बाबा ने 1,602 लाख खर्च किए। देखिए, उत्तर प्रदेश 2017 के बाद केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें ज्यादातर में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान रखता है, नंबर 1 में या नंबर 2 में। अगर आप देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन, या पहले जनधन अकाउंट से शुरू करें, फिर स्वच्छ भारत मिशन के साथ आप आए, प्रधानमंत्री आवास के साथ आए, उज्ज्वला योजना के साथ आए, या फिर इन्हीं योजनाओं को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, पीएम स्टार्टअप की योजना है, स्टैंड अप की योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, लगभग 44 ऐसी बड़ी योजनाएं जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, उसके स्वावलंबन के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है। आप देखें, 3 करोड़ लोगों के आवास देश के अंदर बन रहे हैं, और 3 करोड़ में 42 लाख केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग बना रहे हैं। अगर आप देश के अंदर 9 करोड़ लोगों को शौचालय उपलब्ध कराए गए, उनमें से 2 करोड़ 61 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर बने। 4 करोड़ लोगों को विद्युत के कनेक्शन देने थे देश के अंदर, 1 करोड़ 38 लाख केवल उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने दिए हैं। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश के अंदर 8 करोड़ रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, उसमें से 1.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में
पूरे देश के अंदर 12 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ा गया। उसमें से 2,54,00,000 केवल उत्तर प्रदेश के किसान इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कोई योजना ऐसी नहीं। अब एक योजना है ना जो मैंने बताई आपको, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्विटर पर लिखा है, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र सरकार से बाबा की सरकार को 16,207 लाख रुपए मिले, बाबा ने सिर्फ 1,602 लाख खर्च किया। देखिए, थोड़ा उनका भी भला कर देते। मैंने कहा ना, जितनी योजनाएं हैं ये सभी के लिए हैं, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा के लिए नहीं। और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उनका इशारा मदरसा शिक्षा को लेकर के ज्यादा है। अब 8,500 मदरसे अगर बंद हो जाएंगे तो शिकायत तो होगी ना योगी जी। और मदरसा शिक्षा के लिए हम लोगों ने उसको आधुनिकीकरण के साथ जोड़ा है। परंपरागत शिक्षा आप दीजिए, लेकिन परंपरागत शिक्षा के साथ साथ केवल उन बच्चों को मौलाना, मौलवी, मुंशी तक ही सीमित मत रखिए, उसको एपीजे अब्दुल कलाम बनाने की ओर भी अग्रसर करा दीजिए। अच्छे वैज्ञानिक बने, अच्छे टेक्नोक्रेट बने, अच्छे प्रशासक आए। प्रशासन में आखिर उनकी उपस्थिति क्यों नहीं होनी चाहिए? जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्यों नहीं होनी चाहिए? जो उनके अंदर हुनर है उसको क्यों नहीं मंच मिलना चाहिए? और इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई मदरसों के अंदर परंपरागत तालीम को आप ठीक है उसको एक हिस्सा रखिए, लेकिन उसको आधुनिकीकरण के साथ भी जोड़ दीजिए, क्योंकि वह जब आधुनिकीकरण के साथ जुड़ेगा तो उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ देश भी लेगा, और जो गरीबी है, जो बदहाली है, उससे उस तबके को उभारने में भी मदद मिलेगी। देखिए, ये हमें गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी कि अगर कोई जाति या कोई मत या कोई मजहब बदहाल होगा तो हम खुशहाल हो जाएंगे। याद रखना, उसका पूरा का पूरा प्रभाव पूरे समुदाय पर और अंततः पूरे देश पर पड़ता है, पूरे देश पर भी पड़ता है। और हम सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि गरीबी, बदहाली जहां भी है उसके खिलाफ सामूहिक रूप से प्रयास किए जाने की ये आवश्यकता अच्छी है। बात है जो आपने कही कि सबको, अब जब तक विकास और नहीं होगा। सभी को, इसीलिए कहा ना कि सबका साथ और सबके विकास का जो मंत्र है, ये वही मंत्र है जो चेहरा देख करके नहीं, बल्कि उन सब की भागीदारी विकास के साथ, समृद्धि के साथ और खुशहाली के साथ जोड़ने का एक मंत्र है। और मुझे लगता है कि इसके उस गहराई को समझने का प्रयास भी हम सबको करना नहीं, लेकिन योगी जी ये भी समझाइए ना, चेहरा देखकर नहीं हुआ। 8,500 मदरसे बंद हो गए, 4 लाख बच्चे जो उनमें पढ़ते थे वो बदहाली में हैं। देखिए, कोई बदहाली में उत्तर प्रदेश में नहीं है। हम लोग तो बेसिक शिक्षा परिषद में 1,81,00,000 बच्चों को फ्री में यूनिफॉर्म दे रहे हैं, फ्री में वहां पर बैग, बुक्स दे रहे हैं, जूते मोजे दे रहे हैं, स्वेटर दे रहे हैं, सारी सुविधाएं फ्री में दे रहे हैं। लेकिन वहां पर कोई अलग से पाठ्यक्रम नहीं है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने जो भी पाठ्यक्रम स्वीकृत किया है उस पाठ्यक्रम को ही वहां पढ़ाया जाता है। अलग विषय है कि हमने उस पाठ्यक्रम में बदलाव करके उसको आधुनिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया, उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कोरोना कालखंड में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, हम लोग उसको तकनीक के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था उन बच्चों तक पहुंचाई जा सकती है, इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। और हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि ये परंपरागत तालीम से भला नहीं होने वाला है। और व्यक्तिगत उपासना विधि किसी की भी हो सकती है, लोग करें, कोई समस्या नहीं, लेकिन एक बड़ा समुदाय मौलाना, मुंशी तक बनकर के सीमित रह जाए, उससे न उस तबके का हित होने वाला है, न देश का हित होने वाला है। लेकिन जो मौलाना, मुंशी बन गए उनकी शिकायत है, आपने लव जिहाद का, धर्मांतरण का कानून बनाया और उससे कुछ लोगों की गर्दन पकड़ी गई। देखिए, गर्दन नहीं पकड़ी गई, उसमें जो व्यक्ति कानून विरुद्ध कार्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
और वहां पे जिस प्रकार के जिहादी उन्माद भड़काए जा रहे थे, देखिए अपनी अपनी उपासना की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन अगर आप किसी की मजबूरी का लाभ उठा करके उसे धर्मांतरित करेंगे, किसी पर दबाव बना करके छल छद्म से उसको धर्मांतरित करेंगे, उत्तर प्रदेश में स्वीकार नहीं होगा। देखिए मुझे याद है 2009 में केरल हाईकोर्ट ने केरल की सरकार को एक आदेश दिया था और उस समय उन्होंने कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बना करके एक जिहादी जुनून में झकझोर देना चाहता है। देखिए 2009 में वहां का माननीय उच्च न्यायालय इसके बारे में वहां की सरकार को इसके बाद कर्नाटक में भी इस प्रकार का एक आदेश जारी हुआ था। दुर्भाग्य है वहां की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमें इस चीज को महसूस हुआ कि नहीं, हमें उत्तर प्रदेश के अंदर जनसांख्यिकी संतुलन को भी नियंत्रित करके रखना होगा, क्योंकि देर सवेर हमें इसकी के द्वारा आने वाली समस्याओं से भी जागरूक होना होगा। हमें सच्चाई से हम अपने को अलग नहीं कर सकते और इसीलिए हमारी सरकार ने देखा बहुत सारे ऐसे उदाहरण थे जहां पे छल से, छद्म से, धोखे से, आखिर मेरठ की उस महिला को कौन भुला सकता है जिसमें छल से एक व्यक्ति ने अपने को हिंदू बता करके एक हिंदू महिला के साथ उसने शादी की उससे, और बाद में उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद उस महिला को और उसकी बच्ची को, जिस मकान में वो महिला रहती थी उसका पुश्तैनी मकान था, उस मकान पर वो काबिज हो गया और उस महिला को और उसकी बच्ची की हत्या करके उसी मकान में दफन कर दिया। बाद में मकान को खोदा गया, देखा गया, उसकी बॉडी वहां प्राप्त होती है। ऐसे लगभग 100 मामले हम लोगों ने चिन्हित किए प्रदेश के अंदर और फिर हम लोग न्यायालय में इसके खिलाफ लड़े कि प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाया है इन कारणों से बनाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय उच्च न्यायालय को हमारी बात को अंततः स्वीकार करनी पड़ी कि राज्य की आवश्यकता है, क्योंकि ये मामले सामान्य नहीं है। अगर हम प्रदेश के अंदर दंगों को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं तो कारण साफ था, हमने अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी, अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को नहीं दी, उन कारणों को पहले ही रोकने का प्रयास किया। अभी आपने देखा होगा जो एक मामला गाजियाबाद में आया था जिसमें मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके उनके माध्यम से उन परिवारों को टारगेट किया जा रहा था जिन परिवारों से जुड़े हुए बच्चे थे। अब आप अनुमान कर सकते हैं, मूक बधिर बच्चे, यानी वे बच्चे सामान्य भाषा न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन दे करके, स्मार्टफोन में कोड वर्ड के माध्यम से उन्हें जिहादी जुनून के साथ जोड़ने का प्रयास और फिर सुसाइड स्क्वाड का दस्ता बना करके किसी भी वीवीआईपी पे हमला करने, किसी एयरपोर्ट पर, किसी सार्वजनिक स्थान पर हमला करने की साजिश का जो हिस्सा था, हमारी ही सुरक्षा एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर उसका भंडाफोड़ किया। और वह केवल एक राज्य में नहीं था, 25 राज्यों में उसने अपना तंत्र फैला दिया था। और यह संचालित कहां से हो रहा था? बटाला हाउस दिल्ली से। लेकिन हम लोग उसको, हमारी एजेंसियों ने उसको बेपर्दा किया। आज जब धर्मांतरण के विरोध में जो कानून बनाया गया, इसको हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि हां, अगर एक कानून नहीं होता तो हम ऐसे लोगों को शिकंजे में नहीं ले पाते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते। उन लोगों के लिए निकलने के लेने के अनेक रास्ते थे, लेकिन आज कानून का एक शिकंजा है। सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और परिणाम दे रही हैं। और इसीलिए लव जिहाद का एक कानून जो प्रदेश के अंदर बना है, यह प्रदेश की आवश्यकता थी, हम लोगों ने बनाया है। प्रदेश के अंदर भय मुक्त वातावरण देने का जो हमारा वायदा था, उसके अनुसार हमने इसको किया है और हम इसको आगे भी जारी रखेंगे कि कानून का दुरुपयोग किसी को करने नहीं देंगे, लेकिन कानून का सम्मान और कानून के दायरे में रह करके हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी भी सरकार देगी। योगी जी, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं कि लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 162 केस दर्ज हुए, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई, किसी को भी कोर्ट ने दोषी नहीं पाया अभी तक। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने
एक तो 1.5 वर्ष से हम लोगों ने 2020 में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया था और पिछले 1.5 वर्ष से तो पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और कोरोना के जो प्रोटोकॉल थे उसके तहत फिजिकली कोर्ट भी बहुत कम चल पाई थे। वर्चुअली कार्य चल रहा था, आवश्यक कार्य संपादित हो रहे थे, लेकिन ज्यादातर मामलों में चार्जशीट दाखिल होने की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद उस पर आगे की कार्रवाई चलेगी। हर एक पक्ष को सुनकर के ही माननीय न्यायालय अपना फैसला भी देगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार के साक्ष्य है उसमें कोई अपराधी बच नहीं पाएगा। बहुत ठोस साक्ष्य हैं और उस साक्ष्य के पीछे केवल एक धर्मांतरण की ही घटना नहीं है, उस साक्ष्य के पीछे देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिस प्रकार के जिहादी जुनून के माध्यम से अराजकता पैदा करके एक बड़े समुदाय को टारगेट करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये सभी बेनकाब होंगे। एक और सवाल मेरे पास में है सन्मत का। सन्मत कहां है जी? इनके पास माइक्रोफोन दीजिए। सन्मत का सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। योगी जी, आप मदरसों में कंप्यूटर लगवा रहे हैं, लेकिन वहीं दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं कि बदलाव की ज़रूरत तो सरस्वती शिशु मंदिरों में भी है, क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर नफरत की नर्सरी बनते जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं योगी जी? देखिए, मुझे याद है मैं उस समय सांसद था और गोरखपुर में एक बहुत सीनियर मुस्लिम अधिकारी मेरे पास आया था और उस मुस्लिम अधिकारी ने मुझे कहा कि मैं अपने बच्चे का प्रवेश कराना चाहता हूं सरस्वती शिशु मंदिर में। तो मैं बहुत उसके साथ उसको देखा। मैंने कहा, भी आप सरस्वती शिशु मंदिर में अपने बच्चे को? उसने कहा, हाँ साहब। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, साहब मेरे 3 बच्चे हैं, एक को मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, दूसरे को मदरसे में पढ़ा दिया, तीसरे को सरस्वती मंदिर शिशु मंदिर में भेजना चाहता हूं। मैंने कहा, क्या इनकी उम्र में कोई गैप है क्या? उसने कहा, हाँ है। उसने कहा, इन सब में 5-5, 6-6 वर्ष का गैप है। तो मैंने कहा, आपको अंतर क्या दिखाई दिया? उसने कहा, मैंने देखा मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता है, सरस्वती शिशु मंदिर में उनके बच्चे पढ़ते हैं। देखिए, एक बात तो आपको याद रखना होगा, सरस्वती शिशु मंदिर इस देश के अंदर एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था के संरक्षण में चलता है जो सरकार से कोई अनुदान नहीं लेता। कोई अनुदान नहीं लेता। हमारे यहां 8000 मदरसे बंद नहीं होते हैं, हमारे यहां सरस्वती शिशु मंदिर बंद नहीं होते हैं, समाज के सहयोग से चलते हैं। समाज कंट्रीब्यूशन देता है, हाथ नहीं फैलाए जाते हैं। दूसरा, पाठ्यक्रम अलग नहीं है। जो सरकार का पाठ्यक्रम होगा वही सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया जाएगा, उससे अलग नहीं। तो मैंने कहा, पाठ्यक्रम तो वही है ना? उन्होंने कहा, साहब पाठ्यक्रम अलग है। अलग नहीं है, पाठ्यक्रम वही है जो इंग्लिश मीडियम का है या यूपी बोर्ड का है या सीबीएसई बोर्ड का है। एक अंतर है कि मैं अपने पड़ोस में देखता हूं कि वहां पर जो बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में जाते हैं, वे बच्चे आकर के अपने मां बाप को पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। और हमारे बच्चे वह घर में आते हैं तो तू मैं करके इतने अपमानित करते हैं कि हम लोगों को कभी कभी लगता है कि हमारे ही बच्चे हैं, किसी और के हैं। तो यही अंतर है। सरस्वती शिशु मंदिर भारत का संस्कार देने, भारतीयता के साथ प्रत्येक नागरिक को जोड़ने और बिना भेदभाव के इस शिक्षा व्यवस्था को देश के अंदर आगे बढ़ाने के सबसे सशक्त माध्यम देश के अंदर वर्तमान में है। और याद रखना इस बात को कि पहला सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना 1952 में गोरखपुर में ही हुआ था। इसलिए गोरखपुर से कोई चीज चली होगी तो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होगी, देश के लिए हितकारी होगी, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके की खुशहाली और उनकी समृद्धि का कारक बनेंगे। तो ये तो समझ आ गया, गोरखपुर से जो कुछ मिलता है अच्छा ही मिलता है। गोरखपुर में अच्छा है। योगी जी, इस मंच पर एक शिकायत आज बहुत हुई, वो ब्राह्मणों को लेकर
और सतीश मिश्रा जी कह रहे थे कि योगी जी के राज में ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा जा रहा है। मुझे लगता है कि सतीश मिश्रा जी का कानपुर के अंदर ब्राह्मण शो एकदम फ्लॉप रहा। उनके कानपुर के मंच में एक भी ब्राह्मण नेता नहीं गया। लोगों ने उनको कहा कि भैया, आप जिस व्यक्ति को महिमा मंडन करने के लिए आए हैं उसने 23 ब्राह्मणों की ही हत्या की थी, और अच्छा होता कि आपने उन 23 ब्राह्मण परिवारों के साथ जाकर के थोड़ा पूछ लिए होते, उनकी पीड़ा को जान लिए होते। लेकिन समस्या क्या है कि मिश्रा जी हैं तो मिश्रा जी हैं, तो अपने बुद्धि और विवेक से जब व्यक्ति काम नहीं लेता है तो वह फिर अपने तरीके से काम करता है। तो इसलिए हमने कहा ना, सरकार किसी जाति, किसी मत, मजहब को नहीं देखती। अगर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो कानून उसको अपने दायरे में लेकर के आएगा। और उदाहरण दिया एक उन्होंने अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे का, एक दिन की ब्याहता को पुलिस ने दुर्दांत अपराधी बना दिया। देखिए, मामला सब जुडिस है और मुझे लगता है कि न्यायालय में ही इसको चलने देना चाहिए। मीडिया ट्रायल का विषय न बनाए तो मुझे लगता है कि न्यायालय के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होगा। और इस तो न्यायालय को देखना है कि दोषी है नहीं है। और सतीश मिश्रा जी तो वैसे भी वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनको पैरवी जाके करना चाहिए ना। क्यों नहीं पैरवी करते हैं? क्योंकि वो तो अच्छे अच्छे लोगों की पैरवी करते हैं। लेकिन सरकार इस आधार पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती कि किसी जाति विशेष का है, कभी नहीं। और मुझे लगता है इस प्रकार का पाप हम लोग, कम से कम मुझ जैसा व्यक्ति तो नहीं स्वीकार कर सकता है। हां, अपराध किसी ने किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें समर्थन इस बात को दिया है कि हम सुरक्षा की गारंटी देंगे, और फिर वह कोई भी हो, मुझे उसके साथ, हर पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और हम खड़े हुए हैं, आगे भी होंगे। बहुत दिन से यह बात बार बार कही जा रही है कि आपके राज में ब्राह्मणों पर जुल्म हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भी यही कहते हैं, जो फिगर्स वो देते हैं बहुत ही खराब। 3 वर्षों में 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो गई, 20 फर्जी एनकाउंटर हो गए जिसमें ब्राह्मण मारे गए। तो डर तो नहीं है यहां ब्राह्मणों को? देखिए, मुझे लगता है कि आपने एक ऐसे पार्टी का नाम लिया है जिन्होंने दिल्ली से सर्वाधिक ब्राह्मणों को भगाया है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगने के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ किस प्रकार का अत्याचार हुआ था। उनके कनेक्शन काट दिए गए, पानी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन, जबरदस्ती घर खाली करा दिए गए। यानी किस प्रकार की अमानवीयता। एक छोटे से दिल्ली को नहीं संभाल पाए, 1.25 करोड़ की आबादी के नियंत्रण में नहीं था। कोरोना अनियंत्रित होता जा रहा था और ये लोग फर्जी बिलिंग कर रहे थे, सब कुछ फर्जी। आज वे आईना दिखाने के लिए हमें आए हैं। पहले आईना देखें ना स्वयं, तो तथ्य सामने आएंगे। इस प्रकार के झूठे और मनगढ़ंत बातों को ना हम लोग बहुत महत्व देते हैं और न इनका कोई जवाब ही देना पसंद करता है। संदीप चौहान का एक सवाल है मेरे पास में। संदीप चौहान। हाँ, योगी जी नमस्कार। मैं नोएडा शहर से आया हूं और दिल्ली से 5 साल पहले जब हम नोएडा शिफ्ट हुए थे तो लॉ एंड ऑर्डर को देख के हम यहाँ पर शिफ्ट हुए कि लगा अब यहाँ पर रहना बहुत आसान है, सुरक्षा है, हमारे बच्चे भी रात भर अब कभी भी आते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन एक ऐसी समस्या जो लगता है कि यूपी के हर घर से है, उत्तर प्रदेश के हर घर से है, जो महंगी बिजली। तो हम उम्मीद करें आगे आपसे, और मैं चाहता हूं इस मंच के माध्यम से आप कुछ कहें कि नोएडा में जैसे अभी ट्रांसफर चार्जेस 5% से 2.5% करे, तो आगे बिजली में भी ऐसी कोई रिबेट मिलेगी, क्योंकि पूरे देश में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। तो हम उम्मीद चाहते हैं आपसे, और ये चाहते हैं कि हमारी जेब, क्योंकि कोविड के बाद से कई जेबें हल्की हो गई हैं, तो बिजली में अगर आप कुछ ऐसी बात कर दें, आगे रियायत दें, तो आपकी बहुत। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सामान्य उपभोक्ताओं को
हम सस्ती बिजली देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सामने बिजली की जो समस्या आई है उसका कारण है पिछली सरकारों के द्वारा जो पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए किए गए हैं और बहुत उल जलूल किए गए हैं। अगर हम उन सभी पीपीए को जारी रखते तो इस समय हमें पर यूनिट बिजली पड़ती लगभग 11 रुपये। हमने आने के बाद बहुत ही निर्ममता के साथ बहुत सारे पीपीए निरस्त किए। इस समय हमें बिजली पड़ती है 7.5 रुपये पर यूनिट। हम सामान्य उपभोक्ता को देते हैं 3 रुपये पर यूनिट, किसान को देते हैं 1 रुपया पर यूनिट। यानी ये जो बाकी गैप है ना, ये सरकार अपने पास से दे रही है। हर साल आपको एक तो नजर आ रहा होगा ना कि 2017 के पहले जो बिजली मिलती थी उसमें और 2017 के बाद बिजली मिलने में अंतर आया है। भरपूर बिजली मिल रही होगी, बिना किसी रुकावट के बिजली मिल रही होगी। दूसरा, ये जो पैसा है, जो गैप है, क्योंकि पहले बिजली नहीं आती थी तो बिल का मतलब ही नहीं होता है। तो लोगों को कभी कभी ये लगता है कि अब बिल आने लग गया है। मुझे लगता है कि अगर मोबाइल फोन से ज्यादा महत्वपूर्ण बिजली है, क्योंकि यह हम लोगों को 2 प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ी थी। एक तो जब हम लोग आए थे प्रदेश के अंदर 1,23,000 मजरे और राजस्व गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, कभी नहीं पहुंची थी, हम लोगों ने पहुंचाया। 1,38,00,000 मजरे ऐसे थे, 1,38,00,000 लोग ऐसे थे जिनको कभी बिजली नहीं मिल पाई थी, कनेक्शन नहीं था उनके पास। हम लोगों ने उन्हें फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए। भारत सरकार ने हमें सहयोग किया। लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर जो एक प्रवृत्ति चली आ रही थी, चाहे वह सपा की सरकार रही हो, चाहे वह बसपा की सरकार आई हो, चाहे फिर सपा की सरकार आई हो, होता था कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद में बिजली देंगे 24 घंटे, बाकी अन्य जनपदों को मर्जी आएगी। हाई कोर्ट ने कहा तो प्रयागराज में आएगी, प्रदेश की राजधानी होने के नाते लखनऊ में आएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आगरा में आएगी। बाकी 71 जनपद बिजली से वंचित रहते थे। और मेरे साथ भी शुरू में यही हुआ। जब मैं आया 19 मार्च को जैसे शपथ मैंने लिया, शाम तक फाइल मेरे पास पहुंच गई कि साहब गोरखपुर में 24 घंटे बिजली देनी है। और मैंने कहा बाकी 74 जनपदों का क्या होगा? उन्होंने कहा साहब यही होता रहा है। तो मैंने कहा वही तो बदलने के लिए आए हैं, यही बदलने के लिए आए हैं हम लोग। जो होता रहा है उसी को बदलने के लिए आए हैं। बिजली मिलेगी तो सभी 75 जनपदों में समान रूप से मिलेगी, अन्यथा गोरखपुर को कोई अकेले बिजली नहीं देगा। हमने रोका उस दिन बिजली वहां की। और जब मुझे याद है 6 या 7 अप्रैल की तिथि थी, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री को बुला करके, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के साथ बिठा करके, और मैं स्वयं कार्यक्रम में गया। मैंने कहा दोनों एक साथ एमओयू करो और फिर इसको सुनिश्चित करो कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक समान बिजली हम देंगे। और जिस दिन इसको लागू कर दोगे उसी दिन गोरखपुर को ही आप जोड़ना, अन्यथा मत जोड़ना। क्योंकि हम लोगों ने जो 12 वर्षों तक जो झेला है, जिस प्रकार की परिस्थितियों के खिलाफ हम लोग लड़े हैं, अगर हम उसको बदल नहीं पाएंगे तो फिर सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं। लेकिन योगी जी, अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि 4.5 साल में बिजली का उत्पादन बिल्कुल नहीं बढ़ा, जो उन्होंने कारखाने लगाए थे वही बिजली आप चला रहे हैं। हम तो उन्हीं के पाप को तो हम धो रहे हैं। जितने पीपीए उन्होंने किए हुए थे, जितने पीपीए किए हैं, मैंने कहा ना कि कितना भारी बोझ पड़ता। आप अनुमान करिए ना, 11 रुपये 12 रुपये पर यूनिट पड़ता, जितने पीपीए, इतने फर्जी पीपीए किए थे लोगों ने। तो पावर परचेज एग्रीमेंट को निरस्त करते करते ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस मामले कोर्ट में जा रहे हैं, तमाम अन्य नियामक आयोग में जाते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद प्रदेश की जनता को जितनी अच्छी सहूलियत दी जा सकती है हम उसको दे रहे हैं। और पूरा प्रयास है कि जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिलनी चाहिए। आप देखना, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में अंतर आया है। उत्तर प्रदेश तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। अभी आप देख रहे होंगे ना, एक बिजनेस का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। इनकम बढ़ने दीजिए प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का माहौल आया है, वो कह रहे थे कि एमओयू साइन हुए, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं आया। अब यही तो समस्या क्या है इन नेताओं की कि ये लोग 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, उसके बाद
अपने मित्र मंडली के साथ मिलकर के लंच लेने के बाद फिर क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे, शाम को फिर साइकिल लेकर के पार्क में निकल जाएंगे। तो फुर्सत तो पढ़ने लिखने की होती नहीं है, देखने की है नहीं, इसलिए जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी उनको नहीं है। और इस सच्चाई को प्रदेश का हर नागरिक भी जानता है कि जमीनी हकीकतों से लोग कोसों दूर हैं। प्रदेश के अंदर देखिए, सही मायने में अगर आप देखें तो 4.5 वर्ष में हम लोगों को 3 वर्ष ही कार्य करने का मिला है। 1.5 वर्ष कोरोना महामारी से जूझते हुए, लोगों को बचाते हुए, जीवन और जीविका को बचाने के बारे में के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उस पर ही हम लोगों को ज्यादा ताकत लगानी पड़ी। लेकिन पिछले यानी जो 3 वर्ष भी रहे हैं, यूपी के अंदर पहला इन्वेस्टर समिट फरवरी 18 में हम लोगों ने कराया था। 4,68,000 करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए थे और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारा है। 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को हमने नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है। कोई इस पे उंगली नहीं उठा सकता है, तो सभी हैं। आज ही मैं ब्रिटानिया की एक यूनिट का बाराबंकी में शिलान्यास करके आया हूं, 340 करोड़ रुपए का है। अभी हम लोगों ने मथुरा में पेप्सिको इंडिया के एक यूनिट का वहां पर उद्घाटन किया है। 1.5 लाख टन आलू का प्रति वर्ष वहां पर प्रोसेसिंग होगा। यानी ये सभी इस प्रकार। और कोरोना कालखंड में जब पूरी दुनिया पस्त थी कोरोना से, तब हम लोगों ने नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यानी दुनिया की पहले डिस्प्ले यूनिट, उत्तर भारत की यानी भारत की पहली डिस्प्ले यूनिट हम लोग चीन से लेकर के गौतम बुद्ध नगर जनपद में लगाए हैं। डाटा सेंटर की स्थापना की कार्रवाई हो या अन्य नए निवेश को लेकर के, यानी कोरोना कालखंड में भी प्रदेश के अंदर सरकार मौन नहीं रही, बैठी नहीं रही। हम लोग एक तरफ जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी तरफ नौजवानों की जीविका को लेकर के, आम नागरिक की जीविका को लेकर के भी प्रयास प्रारंभ हुए थे। प्रदेश ने जो प्रयास प्रारंभ किए हैं विगत 12 वर्षों के अंदर भी, 2017 के पहले भी 12 वर्षों के अंदर ये प्रयास हुए होते तो संभवतः उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में होता। आज 4.5 वर्ष का परिणाम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोगों ने 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाई है। रैंकिंग में भारी सुधार हमारा हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगभग दुगनी हुई है। ये 4.5 वर्ष के अंदर की है। आज उत्तर प्रदेश जो देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और इंतजार करिए, अगले 5 वर्ष महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भी बनेगी और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज के बराबर आएगी। अगर इन्वेस्टमेंट आया, फैक्ट्रियां लगी, नोएडा का तो हम जानते हैं कि वहां पर कितनी स्पीड से मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी आई है, तो क्या रोजगार मिला इससे लोगों को, नौजवानों को? मैंने कहा ना, 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने यहां पर जो निवेश हुए हैं, उस निवेश में वे सभी लोग यहां पर रोजगार और नौकरी पाए हैं। 60 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं को और उद्यमियों को हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ भी जोड़ा है। इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की राज्य सरकार की अपनी योजना है, या फिर उन सभी योजनाओं को जो केंद्र और प्रदेश सरकार की, इन सबको जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और यही कारण है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, ये डाटा हमारे नहीं है, ये भारत सरकार की उन एजेंसियों के हैं जो पूरे देश के डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर जारी करते हैं। 2016 में उत्तर प्रदेश कहां था? 17% से अधिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट था और आज उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 4% के आसपास है। यह दिखता है कि उत्तर प्रदेश में नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। और कुछ योजनाओं ने तो वास्तव में देश के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। जैसे हमारी एक जनपद एक उत्पाद की योजना, यूनियन बजट में उसको स्थान प्राप्त हुआ।
और आज देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना बनी। उसने उत्तर प्रदेश को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। तो इन सभी ये जो प्रयास प्रदेश सरकार के द्वारा हुए हैं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की 24 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके ही सभी। आप कह रहे थे कि अगर आपकी सरकार आने से पहले 10-12 साल में काम हुआ होता तो स्थिति बेहतर होती, लेकिन रोज मैं उनके दावे सुनता हूं टीवी पर, अखबारों में कि जो एक्सप्रेस वे बने हैं, यमुना एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, ये उन्होंने बनवाए थे, आपने सिर्फ फीता काटा। अच्छा है कि वो यमुना एक्सप्रेस वे के लिए अपना नाम सार्वजनिक नहीं बोल रही, तो बहन जी छोड़ेगी नहीं वो उनके घर में चढ़ जाएगी और उनको बोलो ट्विटर पे ही रहें, अच्छा है, नहीं तो बहन जी बहुत नाराज हो जाएगी। यमुना एक्सप्रेस वे ये बहुजन समाजवादी पार्टी ने बनाया था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रारंभ हुआ था, पूरा हमारी सरकार ने किया। यानी 70 वर्षों में प्रदेश के अंदर 2 एक्सप्रेसवे, और वर्तमान में हमारी सरकार ने 4.5 वर्ष के अंदर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूरा कर चुके हैं। अगले महीने हम उसको राष्ट्र को समर्पित करवाएंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। वो पूरा हो चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन था उसको दूर करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। बुंदेलखंड दूसरा क्षेत्र था जो आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा माना जाता था, उसे हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ रहे हैं और उस पर भी हमारा तेजी से कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हम लोग 30 नवंबर तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य भी पूरा कर लें और डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट इसी पर हम स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की स्वीकृति सरकार ने दी है। गंगा एक्सप्रेसवे ये देश का संभवतः सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। हम इसमें लैंड ले चुके हैं। इस समय हमने टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है और हमारा प्रयास है कि अगले 1-2 महीने के अंदर हम इस पर भी कार्य प्रारंभ करेंगे। मेरठ से प्रयागराज की दूरी मात्र 6 घंटे के अंदर पूरी करने के साथ साथ औद्योगिक क्लस्टर एक्सप्रेसवे केवल एक्सप्रेसवे नहीं होंगे, इसमें औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे। स्थानीय उत्पाद को और उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को लेकर के हम इसमें आ रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में व्यापक परिवर्तन लाएगा। तो सपना देखना अच्छी बात है, उसके अनुरूप आचरण भी अगर ये लोग किए होते। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, विकास की कोई सोच उनके पास नहीं थी, वे विकास नहीं कर पाए, तो स्वाभाविक रूप से जनता को जहां उन्हें भेजना था जनता ने वहां पहुंचा दिया है। इसलिए उससे ज्यादा उनको भी उम्मीद नहीं है। हमें भी अवसर दिया, प्रदेश के अंदर हमें जो करना था हमने वह करके दिखा भी दिया है। यानी 70 वर्षों में 2 एक्सप्रेसवे, 4.5 वर्षों में 5 एक्सप्रेसवे पे कार्य हो रहा है वर्तमान में प्रदेश के अंदर। ये बदले हुए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। उनको उम्मीद की आप बात कर रहे हैं, उनको बहुत उम्मीद है किसानों से। उन्हें लगता है कि जो किसान हैं और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो बहुत नाराज हैं और वो योगी जी को हराने के लिए काम करेंगे। देखिए, तो पंचायत चुनाव ने अभी हाल ही में परिणाम दे दिए। 75 में से 67 जिलाओं में जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 826 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 650 से अधिक सीटों पर विजयी हुए हैं। इससे पहले जब प्रदेश के अंदर महागठबंधन हुआ था 2019 में, तब 80 में से 64 सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्रदेश की जनता ने तब भी दिए थे। वो महागठबंधन बना था, जनता ने खारिज किया था। 2017 और 2014 इससे पहले के चुनाव हैं। जनता क्या सोचती है ये हर चुनाव ने प्रदेश के अंदर दिखाया है। अगर इस सब के बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं तब कोई क्या कह सकता है। तो आपने ऐसा किसानों के लिए क्या किया कि इतना सब शोर होते हुए वो आपके लिए वोट कर रहे हैं? देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने या देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ही किसानों के लिए जो कुछ किया है किया है।
देखिए, किसान की आमदनी दुगनी हो, ये संकल्प किसका है? जो लोग 1947 से लेकर के 2014 तक देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किए, उनका है, या 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद का है? आप याद करिए ना कि जो धरती माता किसानों की आमदनी को दुगनी करने में सहायक होती है, उस धरती माता के स्वास्थ्य की चिंता सबसे पहले किसी ने की? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। एमएसपी की घोषणा कांग्रेस ने की 1967 में, लेकिन एमएसपी का लाभ लागत का 1.5 गुना किसान के खाते में जाए, यह देने का कार्य ईमानदारी के साथ किसी ने किया? तो 1967 के बाद कभी भी ईमानदारी के साथ किसान के साथ एमएसपी का लाभ किसान को मिले, कोई ईमानदार प्रयास नहीं हुआ। क्योंकि जब प्रोक्योरमेंट ही नहीं होगा तो आप एमएसपी घोषित करते रहिए, किसान तो अपने को ठगा हुआ महसूस करता रहेगा, और यही होता रहा। लेकिन लागत का 1.5 गुना दाम किसान को मिले, ईमानदारी के साथ प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी को लागू करवाने और उसके अनुरूप खरीद हर एक राज्य में हो, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यह मोदी जी के समय में हर किसान को बिना भेदभाव के 6,000 रुपए सालाना हर किसान के अकाउंट में जाएगा, यह मोदी जी ने प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह मोदी जी ने प्रारंभ किया। डीएपी पर सब्सिडी, यानी जो 2400 रुपए पर बोरा डीएपी आ रहा था, उसको 1200 करके किसान को राहत दिलाने का कार्य भी मोदी जी ने किया। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की खेती को तकनीक के साथ जोड़ने और हर खेत को पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो सके, जो अभूतपूर्व कार्य हुआ। मैं अभी 2018 में हम लोगों ने बाण सागर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, केंद्र सरकार के सहयोग से कार्य को हम लोगों ने पूरा किया था। अब आश्चर्य करेंगे कि बाण सागर परियोजना, योजना आयोग ने उसकी पीपीआर तैयार की थी 1973 में, कार्य प्रारंभ होता 1978 में, और 2017 तक कार्य अधूरा था। 1 वर्ष का टारगेट मैंने विभाग को, इरिगेशन विभाग को, उत्तर प्रदेश को दिया। मैंने कहा 1 वर्ष के अंदर इसे पूरा करना है, और मुझे प्रसन्नता है जो कार्य 1978 से 2017 तक, यानी 39 वर्षों में नहीं पूरा हो पाया, हमारी सरकार ने 1 वर्ष में उसे पूरा किया। बाण सागर परियोजना को हम लोगों ने इसी वर्ष पूरा किया। कल मैं समीक्षा कर रहा था सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का। सरयू नहर परियोजना को 1971 में योजना आयोग ने उस समय इसकी सहमति दी थी। 78 में इस योजना की घोषणा हुई थी, और कभी आज तक पूरी नहीं हो पाई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जनपद इस योजना से सिंचाई से आच्छादित होंगे, लेकिन कभी इस पे कार्य नहीं हो पाया। हम 15 नवंबर तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने जा रहे हैं। ऐसी लगभग 1.5 दर्जन सिंचाई की परियोजनाएं जिसे हम नवंबर में या दिसंबर में पूरा करने जा रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 20 लाख हेक्टेयर खेती को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर हम देने जा रहे हैं, चाहे वह अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से हो, मध्य गंगा परियोजना के माध्यम से हो। ये सभी प्रोजेक्ट हैं, यानी किसान की आमदनी को दोगुना करने के क्रम में सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उसका यह हिस्सा है। और मुझे लगता है जो अभूतपूर्व कार्य हुआ प्रदेश के अंदर, अगर आप देखेंगे 2017 के पहले किसान की उपज नहीं खरीदी जाती थी, प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी को प्रदेश के अंदर लागू किया। कोरोना कालखंड में भी विगत वर्ष 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया। इस वर्ष भी कोरोना कालखंड में 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हम सीधे किसानों से किए। यानी सरकार हर स्तर पर प्रयास करी। गन्ना किसानों के लिए बसपा की सरकार में 21 चीनी मिलें बेची गई। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 11 चीनी मिलें बंद की गई। ये वही बेल्ट है जहां की चीनी मिलें इन्होंने बंद की थी। अगर वहां का किसान, किसानों को उनका पैसा मिला, 1,44,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोगों ने
2017 से लेकर के 2021 के बीच में 4.5 वर्ष में किया है। और अगर आप 2007 से लेकर 2017 के बीच में आप देखेंगे, 2016 के बीच में आप देखेंगे, इन 10 वर्षों में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ उसका लगभग दुगना गन्ना मूल्य का भुगतान हम कराए हैं। इस समय उत्तर प्रदेश की कुछ चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य बकाया है और खासतौर पर इसका कुछ विवाद है। खास जिन चीनी मिलों का बकाया है उसमें कुछ उनका पावर परचेज से जुड़ा हुआ मामला भी है। कुछ कोरोना के कारण चीनी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही थी तो उसके कारण भी हम लोग नहीं चीनी बाहर ये लोग भेज पा रहे थे। मुश्किल से 4,500 करोड़ रुपए से कम का बकाया रह गया है और ये भी नए सीजन प्रारंभ होने के पहले हम लोगों ने भुगतान करने के लिए सभी को निर्देश दिए हैं कि हर हाल में ये होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में तो आज चीनी मिलें चल रही, 119 चीनी मिलें कोरोना कालखंड में चली। ब्राजील जो चीनी के लिए सबसे देश यानी दुनिया के अंदर ऐसा देश था जो चीनी उत्पादन जिसमें अग्रणी था, वहां पे चीनी उद्योग पूरी तरह ठप हो गया। महाराष्ट्र के अंदर आधी से अधिक चीनी मिलें बंद हो गई, लेकिन हमने कोरोना कालखंड में भी अपने यहां की एक भी चीनी मिल बंद नहीं होने दी, सभी 119 चीनी मिलों को चलाया है। तो स्वाभाविक रूप से आम किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, जो राजनीति से प्रेरित हैं, जिनके अपने निहित स्वार्थ हैं, जिनकी जेबें गर्म हो रही होंगी, जो अव्यवस्था फैलाने की दिशा में अपने को माहिर मानते होंगे, तो उन लोगों के बयानों से बहुत कुछ नहीं होने वाला है। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए कार्य की है, कार्य कर रही हैं और कार्य करेंगी, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। आपने कोरोना कालखंड का जिक्र कई बार किया, उसके दौरान भी किसानों के काम होते रहे, नौजवानों के काम होते रहे। लोग इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि 24 करोड़ का ये राज्य है और इसमें किसी दिन 29 केस आए नए, किसी दिन 34 केस नए आए, किसी दिन 18 केस नए आए। ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों को विश्वास ही नहीं होता। ये बात तब भी कही जा रही थी जब ये कहा जा रहा था मीडिया में कि उत्तर प्रदेश में कोरोना अनियंत्रित हो गया, और दुर्भाग्य था कि उस समय मैं स्वयं संक्रमित हो गया था। मेरे अंदर एक छटपटाहट थी कि सच्चाई क्या है, क्योंकि जब मैं जिलों से, गांवों से या अन्य स्थलों से रिपोर्ट लेता था तो दोनों में भारी अंतर होता था। तो मैंने कहा अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं करना है, मुझे स्वयं फील्ड में उतरना होगा। और जैसे ही मेरी रिपोर्ट 30 अप्रैल को नेगेटिव आई तो मैं 1 मई से फील्ड में उतर गया था। आपने देखा होगा, मैं हर जिले में गया, हर कस्बे में गया। तो कस्बे में जैसे मैं गया तो लोगों ने कहा साहब ये तो गांव में फैल गया है। तो मैंने कहा मैं गांव में ही जाता हूं, मैं गांव में ही गया। हमारी जो कार्य योजना थी और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी, बीमार जहां उपचार हो वहां, हम लोगों ने निगरानी समिति गठित की, 72,000 निगरानी समिति। और ये 72,000 निगरानी समितियां गांव गांव में जाकर के एक एक घर की स्क्रीनिंग करती थी, और एक एक घर की स्क्रीनिंग करने के बाद वहां पे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति होता था उसको दवा देती थी। अगले 24 घंटे के अंदर रैपिड रिस्पांस टीम जाती थी, उनका टेस्ट कर लेती थी। दवा किसको मिली है, अगले 12 घंटे के अंदर सीएम हेल्पलाइन से वहां की जानकारी ली जाती थी कि भाई आपको दवा मिली कि नहीं मिली, मिल गई। कोई टीम जांच करने के लिए आई कि नहीं आई, आ गई। हां में जवाब मिला तो ठीक, ना में जवाब मिला तो फिर पूछा जाता था भाई क्यों टीम वहां गई नहीं, और फिर आप उसका जवाब दीजिए। एक जवाबदेही हर एक स्तर पर हुई। और उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी का राज्य, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव केस कुल 170 के आसपास हैं, कुल 170 हैं। और 170 में भी कौन है, हॉस्पिटल में मुश्किल से 15 के आसपास केस हॉस्पिटल में रह गए हैं, बाकी होम आइसोलेशन में हैं। और ये वे लोग हैं जो पिछले 1 महीने के दौरान कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई केरल से आया है, कोई किसी अन्य राज्य से आया है, और जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आया वहां पर हमारी एजेंसियों ने उन्हें जांच की, जांच में वे पाए गए। पहले एंटीजन की जांच की गई,
उसके बाद वहां पे आरटीपीसीआर का टेस्ट उनका संपन्न हुआ। आरटीपीसीआर में जब कंफर्म हुआ है तो उनके लक्षण के अनुसार अगर वह सिम्टोमेटिक थे तो हॉस्पिटल में उन्हें भेजा गया, और सिम्टोमेटिक थे तो होम आइसोलेशन में ही उनको व्यवस्था दी गई। लेकिन उनके साथ संपर्क में हम लोग हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है। सामान्य गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं, हर प्रकार की गतिविधियां हमारे यहां प्रारंभ हो चुकी हैं। लेकिन योगी जी, कॉलेज एक खुल चुके हैं। समय था जब हाहाकार था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोगों को हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे थे, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, बहुत बुरी हालत थी। देखिए, हमें स्वीकार करना होगा कि एक महामारी थी और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। देखिए, बीमारी को स्वीकार करने से कद नहीं कट जाएगा, और ये महामारी थी, है, देश को भी दुनिया को भी इसको स्वीकार करना होगा। दोषारोपण से अच्छा है हम इस बीमारी को स्वीकार करें, और स्वीकार करने के बाद फिर इसके बारे में निवारण के जो उपाय बताए गए हैं, जो सावधानियां हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, हम उसका पालन करें। हर व्यक्ति उसका पालन करेगा, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। उस समय था जब अचानक 11-12 अप्रैल के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना पीक की ओर चल रहा था, और उस समय जिस प्रकार की चीजें सामने आई थी, लोगों में भय और इस दहशत का माहौल पैदा करने का प्रयास हुआ, स्थिति पैनिक बनाई गई। अगर स्थिति को पैनिक नहीं बनाया गया होता तो संभवतः बहुत सारी स्थितियों से बचा जा सकता था। किसने पैनिक बनाया? ये सभी लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, सभी जिम्मेदार उसके लिए, अलग अलग संस्थाएं जिम्मेदार हैं। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इसमें वे सभी महत्वपूर्ण यानी जो देश की जवाबदेह संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार का आचरण किया गया और बहुत ही दुखद रहा। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव को भी कभी विरोध किया था। ये वही लोग हैं जो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के अभियान का समर्थन करने के बजाय उसके खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे, अलग अलग प्रकार से गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। और यही लोग जब कोरोना पीक पर आया, ऑक्सीजन का संकट ही केवल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं था या भारत के अंदर नहीं था, दुनिया का सबसे समृद्ध देश अमेरिका भी जब इस सेकेंड वेव की चपेट में आया है तो वहां पर भी ऑक्सीजन का संकट आ खड़ा हुआ था। तो भारत की तो 135 करोड़ की आबादी है और उत्तर प्रदेश भारत में 24 करोड़ की आबादी को लेकर के चल रहा है। लेकिन फिर भी हमें इस चीज को स्वीकार करना होगा कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में हम लोग 24 करोड़ जनता को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे थे, और 1100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में दिल्ली की राज्य सरकार दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पा रही थी। दोनों की पॉपुलेशन में अंतर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश उनसे लगभग 14 गुना बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति, और जैसे ही आपने देखा होगा भारत सरकार ने कहा ऑक्सीजन ऑडिट कराओ, तो वहां कैसे यूं टर्न हुआ। उन्होंने कहा साहब अब हमें 1100 मीट्रिक टन नहीं चाहिए, हमें 500 मीट्रिक टन में हमारा काम चल जाएगा। उत्तर प्रदेश ने कभी ऐसा नहीं किया। हम लोगों ने कृतज्ञता ज्ञापित की, आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री जी का कि ऑक्सीजन के उस क्राइसिस में एयरफोर्स के विमानों का इस्तेमाल करने की हमें स्वतंत्रता दी, ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलवाई गई, टैंकर उपलब्ध कराए गए। मैं उन सभी उद्योगपतियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा जिन्होंने उस संकट के समय में हमारी जनता की जान को बचाने के लिए हमें ऑक्सीजन के टैंकर उपलब्ध कराए, और बिना किसी खर्चे के, बिना किसी उसमें कीमत के फ्री में टैंकर उपलब्ध कराए। और बहुत सारे लोगों ने तो डीजल का भी खर्चा हमें उपलब्ध कराया। ये सचमुच अभिनंदनीय है। संकट के समय जो साथ दे वही सच्चा आपका मित्र हो सकता है जी। जो आपके संकट के समय घर में छुप जाए और संकट के समय केवल दोषारोपण करे, वह मित्र नहीं, वह दुश्मन से कम नहीं है, और ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। लेकिन योगी जी, उस दौरान जो गंगा में लाशें तैरी और दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में उसकी तस्वीरें छपी, उससे जरूर उत्तर प्रदेश की बदनामी हुई। देखिए, बदनाम करने की एक साजिश उसी समय नहीं चल रही थी। मैंने कहा ना, पहले कहा कोरोना उत्तर प्रदेश में अनियंत्रित हुआ, फिर कहा गया कि देखिए
जब निकला तो फिर कहा गया नहीं साहब ये तो गांव में फैल चुका है। देखिए, इस रिपोर्ट के आने के पहले ही मैंने गांव-गांव में हर जगह सीरो सर्वे करवा दिया था अपना, और मैं देख रहा था क्योंकि मुझे मालूम था कि अभी कहां हमला होने वाला है। इसके बाद फिर ये बात कही गई, जब मैं गांव में जाने लगा फिर उन्होंने कहा साहब गंगा में लाशें बह रही हैं। देखिए, एक निश्चित मुहूर्त तो होता है जब गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग या नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जो निवासी होते हैं वह अग्नि संस्कार की कार्रवाई को नहीं संपन्न करते हैं और उस मृत शरीर को नदी में प्रवाहित करते हैं। एक निश्चित मुहूर्त होता है, और ये केवल 2021 में नहीं हुआ है। देखिए, 2014 से लेकर के 2017 से लेकर के 20 तक तो हम उसको नियंत्रित करते थे। हम लोगों में क्या व्यापक नमामि गंगे परियोजना लागू होने के बाद हम लोगों को इस बारे में तैयार करते थे कि देखिए, हम लोगों को इन सब मिथकों को मानना है तो उसको अलग करिए, लेकिन गंगा जी में, नदियों में कोई भी मृत शरीर नहीं प्रभावित होना चाहिए, व्यक्ति हो या जानवर हो, किसी को नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन 2021 में जो चीज आपको देखने को मिली, आखिर मीडिया की उन रिपोर्टों को उठा के देखिए जो 2014 में आई, तब तो कोरोना नहीं था। तब आप देखिए वही स्थिति थी, वही नजारा था। 2012 में भी उसी प्रकार का आया था, 2009 में भी आया था। ये मैं नया नहीं बोल रहा हूं, ये तो दैनिक जागरण ने पूरे प्रदेश के अंदर उन क्षेत्रों में जाकर के पुरानी रिपोर्ट को और लोगों के वक्तव्य को जब सामने रखा तो बहुत सारे चेहरों को आईना दिखाने का काम किया था उन रिपोर्टिंग ने, जो लोग गुमराह करके प्रदेश की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे थे। हां, कुछ चीजें हैं जो लोग अपनी आदत का हिस्सा बनाते हैं और लंबे समय तक चली आ रही प्रथाओं को रोकने में थोड़ा उनको दिक्कत होती है, लेकिन जब उनसे इस बारे में अपील की गई, अनुरोध किया गया, हमारी मशीनरी उन तक पहुंची तो लोगों ने इसमें सहयोग भी किया। ये कुछ समय तक था और केवल यूपी में नहीं था, ये तो अन्य राज्यों में भी था, ये केवल यूपी में के अंदर नहीं था, तो उत्तर भारत में मुझे लगता है सभी राज्यों के अंदर ये सब देखने को मिला था। लेकिन राज्य सरकार अपनी नदियों की अविरलता और निर्मलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हम आगे भी उसको बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे। जो भी संभव प्रयास हो पाएंगे हम लोग उसमें पूरी तरीके से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। वैक्सीनेशन का जिक्र भी आपने किया, तो कब तक उत्तर प्रदेश की जनता को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर पाएंगे? देखिए, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो लोग हमसे कहते थे कि फेक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज जनता के सामने असलियत आ गई है। हम फेक नहीं रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम सही रिपोर्टिंग कर रहे थे और सही जानकारी दे रहे थे। आज कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, और उत्तर प्रदेश चाहे जैसा भी हो, देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है, नंबर 1 है टेस्टिंग में, नंबर 1, और वैक्सीन देने में भी नंबर 1 पर है। अब तक हम लोग 10 करोड़ यानी 10 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। हमारा प्रयास है अगले 3 महीनों के दौरान हम लोग पहली डोज हर नागरिक को उपलब्ध, 18 से ऊपर उम्र के सभी लोगों को डोज उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। और ये सुरक्षा कवच है, हमें सावधानी और सतर्कता के साथ अगले 3 महीने हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। पर्व और त्योहार सभी आ रहे हैं, इसमें शासन के अनुशासन को मानना पड़ेगा। कोरोना के प्रति जो गाइडलाइन जारी की गई है, हर व्यक्ति को इसको मानना पड़ेगा, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और अपने समाज के भी एक उज्जवल भविष्य के लिए। अखिलेश जी नहीं मानेंगे योगी जी, वो कह रहे हैं कि जब तक इस वैक्सीन के ऊपर मोदी जी की तस्वीर रहेगी तब तक मैं नहीं लगवाऊंगा। देखिए, मोदी जी को तो पूरा देश और पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है, और मुझे लगता है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। नहीं मानेंगे तो घर में पड़े हैं तो भगवान उनकी इस इच्छा को भी पूरा करें कि हमेशा अपने उस घर में ही पड़े रहें, वो स्वस्थ रहें, घर में आराम करें। बाकी प्रदेश की जनता तो पूरा करने के लिए तैयार है ही। योगी जी, चुनाव में अभी काफी वक्त है, काफी महीने बाकी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनाव मंच के माहौल से पता चलता है कि पूरी उत्तर प्रदेश में चर्चा तो है चुनाव की। एक समर्थकों ने, आपके जो समर्थक है, उन्होंने गाना बनाया है, वो गाना कहता है आएंगे तो योगी ही। अब कहां आएंगे, कैसे आएंगे?
देखिए, इस समय अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा अलग अलग प्रकार की भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। मुझे लगता है कि उसी में किसी कलाकार ने, किसी समर्थक ने उस प्रकार का गाना बनाया होगा, लेकिन 2022 में आएगी तो भाजपा ही, यह तय है और ये संदेह किसी को नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चुनाव मंच में आए और सारे सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।